तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पहले पढ़ेंगे सवाल को और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या करना है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। यहाँ तक का पढ़ने के बाद पहले मैं फिगर बना देता हूँ। एक पीस ऑफ वायर है, ये मैंने पीस ऑफ वायर बना दिया है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया गया है। तो ऐसे करके एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इस तरह से 5 हिस्से इसके तैयार हो चुके हैं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद इन सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, वो देखेंगे अभी। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर डैश, अगर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन पांचों का पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद कितना आएगा, आर डैश आएगा। देन द रेशो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज, तो आर और आर डैश का हमें क्या करना है, रेशो निकालना है। तो हमारे पास सवाल इस तरह से था कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसको 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। अब इन पांचों हिस्सों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, तो हमें आर का और आर डैश का रेशो निकालना होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम होता और इसको 5 बराबर हिस्सों में बांट देते, तो एक हिस्से का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम होता, 4 + 4 + 4 इस तरीके से होता, और 4 5 जा टोटल कितना आ जाता, 20 आ जाता। लेकिन अभी इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ध्यान दीजिए जरा क्या होगा, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, आर अपॉन 5, इसी तरह से आर अपॉन 5 सब जगह लिखेंगे। तो अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो जब उसके 5 बराबर हिस्से किए जाएंगे तो हर एक हिस्से का जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना आएगा, R/5 आएगा। ये सबसे पहली बात इस सवाल में आपको समझनी है। अब इन पांचों हिस्सों को हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इन पांचों हिस्सों को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरेलल में जब रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, और इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसे लगा दिया है। अब इन सब के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल हैं और सबकी वैल्यू R/5 है। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, 1/R1 की जगह लिख दिया जाएगा R/5, ऐसे करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे भी 1/R/5। इस तरह से सारा लिखने के बाद अब क्या होगा, ये जो 5 है ना ये ऊपर चला जाएगा। आपने मैथ्स में भी देखा था, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कई बार हुआ था। ऐसे यहाँ पे भी ये 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही सारे ऊपर चले जाएंगे। सबके 5 ऊपर जाके 1 में इंटू होंगे, ये 5 इसमें जाके इंटू हो जाएगा, तो 5/R आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी जगह भी आ जाएगा। अब इन सबको प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पांचों के पांचों एक जैसे हैं। तो हम लिखेंगे इसको 5 × 5/R। मान लो 2 आता है अगर 3 बार, तो 2 को क्या लिख देते हैं, 2 × 3 लिख देते हैं। ऐसे ही अगर ये चीज़ 5 बार आएगी तो क्या लिखेंगे, दिस × 5। ये हम करेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर लिखने के बाद 1/R तो ऐसे ही रहेगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 5 बार आ रहे हैं, तो लिखेंगे 5 × 5/R। इसके बाद 1/R = 5 5 जा 25/R। इस सवाल में जो एक गड़बड़ शुरू से चलती आ रही है वो ये है कि यहाँ पे हमें R डैश लिखना था। टोटल जो रेजिस्टेंस है उसको R डैश लिखना था। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन का वो कितना आएगा, R डैश आएगा। इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस को हमें शुरू से ही क्या लिखना था, R डैश लिखना था। तो यहाँ पे R डैश मैंने लिख दिया है और इधर भी सब जगह R डैश आ चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो R है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, और नीचे जो R डैश है वो ऐसे ही रहेगा और सामने क्या रह जाएगा, सिर्फ 25 रह जाएगा। देखिए इस R को मैं वहाँ पे इसलिए लेकर गया हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि निकालना क्या है। हमें निकालना है
R अपॉन R डैश कितना आएगा, तो वो हमने निकाल दिया है। R अपॉन R डैश जो है वो 25 आएगा। आप देख लीजिए एक बार जरा, ये देखिए, देन द रेशो R अपॉन R डैश इज, R अपॉन R डैश का रेशो इनमें से किसके इक्वल होगा, तो 25 के इक्वल होगा। अगर आप गलतियां कर देते हैं, मान लीजिए उसको रेसिप्रोकल नहीं कर दिया, कुछ और मिस्टेक, तो आपका ये भी आंसर आ सकता है वहां पे। तो एक बार पूरे सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। सवाल ये था कि एक पीस ऑफ वायर है जिसको 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, फिर उन 5 हिस्सों को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R डैश। हमें करना था R और R डैश का रेशो फाइंड। तो R और R डैश का रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर इन 5 को एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई कर दिया। फिर उसमें R1 R2 R3 सबकी वैल्यू पुट कर दी, फिर ये ऊपर चले गए ऐसे करके। अब क्योंकि ये 5 थे तो इनको ऐड करने के लिए 5 × 5 अपॉन R लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख दिया हमने। फिर 5 5 जा 25 हो गया, नीचे R। इसके बाद हमें क्या करना था, इसका हमें नहीं पता था, हमें क्वेश्चन से पता चला कि R अपॉन R डैश अगर निकालना है तो इस R को हमें वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। R को हमने वहां पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे क्या रह गया, 25। तो हमने इजीली पता लगा दिया कि R और R डैश का जो रेशो है वो कितना आएगा, 25 आएगा। इसे 25:1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी 25/1 नहीं है, सीधा ही 25 दे रखा है, तो इसलिए डी पार्ट जो है वो सही होगा। तो उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे। एक्सरसाइज के अंदर एक से एक बेहतरीन सवाल हमें मिलने वाले हैं, हर सवाल से बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी, तो ध्यान से इसी तरह से पूरे फोकस के साथ पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इन चारों में से कौन इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो वो तो हम बाद में देखेंगे कि इन चारों में से कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। फिलहाल हमें इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला पता है उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था P = V × I। तो इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये वाला तो ठीक है, सी वाला सही है, टिक कर देता हूँ सही का। अब इस फॉर्मूले में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि अगर हम V की जगह पर IR लिख देते हैं इंटू I, तो नया फॉर्मूला तैयार हो जाता है, क्या, I² × R। तो पावर का एक और फार्मूला आ गया हमारे पास, I² × R। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो चुका है, सही हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, P = V × I को दोबारा लिखते हैं। पिछली बार हमने V की जगह IR लिख दिया था, इस बार हम I की जगह लिख देंगे V/R। तो उससे पावर का एक और फार्मूला बन जाएगा V²/R। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बचा हुआ है ये गलत होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही तो सही होता है। मतलब यहाँ तो गलत पूछा है तो 4 में से एक ही तो गलत होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि IR² वाला फार्मूला पूरी तरह से गलत है। तो क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था तो आंसर में लिख देते हैं कि गलत वाला जो है वो B है। तो ये एक सिंपल 1 नंबर का सवाल था, लेकिन इसने भी आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट के सोर्स पर चलता है और 100 वाट उसकी पावर है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाएगा, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तब उसकी पावर क्या होगी, कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, 220 वोल्ट का है तो 100 वाट पावर लेता है अगर 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। अगर उसकी आधी सप्लाई मिलेगी तो क्या वो आधी पावर ही लेगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो चीजें दे रखी हैं इन दोनों की मदद से ये पता लगाएंगे कि हमारे पास जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि अगर उसी बल्ब को दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इन दोनों की हेल्प से पहले रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं बल्ब का। तो V जो है वो 220 वोल्ट दिया हुआ था और पावर दे रखी थी कितनी, 100 वाट। यूनिट से पहचान जाया करो, वाट लिखा है तो पावर दे रखी है, वोल्ट लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है।
अब पावर का एक फॉर्मूला होता है, V इंटू आई मत लगाना क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, इससे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। पावर की जगह क्या लिखा जाएगा 100, V स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा 220 इंटू 220 दो बार, और रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल, R जो है वो 1 में जाके इंटू होके R बन गया, और इन दोनों की इंटू करके आ गया 484 ओम। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो पता लग चुका है। अब दूसरे केस में भले ही सब चीजें बदल जाएं लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि जो बल्ब हम यहाँ यूज कर रहे थे वही हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस को हम आगे भी यूज करेंगे। जो बच्चे रेगुलर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो ये बात समझ पा रहे होंगे कि ऐसी चीज पहले भी आ चुकी है कि यहाँ का रेजिस्टेंस हमने आगे इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि सेम चीज अगर सेम मटेरियल है, सेम सब कुछ है, बल्ब वही है, तो यहाँ के रेजिस्टेंस को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे केस के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस ये हो चुका है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110 वोल्ट, और हमें क्या निकालना है पावर निकालना है। दोबारा से हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V की जगह पर क्या आएगा 110 इंटू 110 दो बार, और R की जगह पर क्या आएगा 484। 11 से कट जाएंगे, मुझे तो पता रहता है ना पहले से ही, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 से 10 टाइम कैंसिल, 11 से 4 टाइम कैंसिल, फिर 10 टाइम कैंसिल, फिर 2 2 जा और 2 5 जा, और फिर 2 5 जा। काफी मार काट यहाँ पे मच चुकी है, तो 5 इंटू 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 25 वाट। तो हमने सोचा क्या था और निकला क्या, हमने ये सोचा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आधा रह गया तो पावर भी शायद आधी रह जाए। पावर 100 के बजाय कितनी आनी चाहिए 50 वाट, लेकिन आई कितनी 25 वाट। तो सवाल को अच्छे तरीके से हमने किया, उन दोनों की मदद से पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला और फिर इस रेजिस्टेंस को आगे दूसरे केस में हमने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बल्ब सेम है। दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस ये था और हमें क्या निकालनी थी पावर निकाल, इजीली फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया। तो सारी चीज़ों का अगर आपको बारीकी से पता है तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। YouTube लेक्चर देखते हैं तो पूरे ध्यान से और पूरे फोकस से देखा करें, क्योंकि भलाई इसमें आपकी ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक और बेहतरीन सवाल है। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, ध्यान दीजिएगा जरा, सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। मटेरियल भी सेम है, लंबाई भी सेम है, एक और चीज सेम है, इक्वल डायामीटर। तो अब समझ गए क्या? जो समझदार हैं वो तो समझ गए होंगे, और जो ना समझे उनको मैं क्या कहूँ। देखो मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायामीटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जिन 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लंबाई, तीनों यहाँ पर क्या है सेम है। अगर ये तीनों सेम है तो उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा, याद रखिएगा। अब दोनों वायर का क्या किया जा रहा है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में उनको कनेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है सेम है, याद रखिएगा। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो सीरीज में और पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस, उसका रेशो हमें निकालना है कि सीरीज वालों में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालो और पैरेलल वालों में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालो और फिर उसका रेशो निकालो। इस सवाल के अंदर ये काम हमें करना है। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। पहले मैं वो 2 वायर यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं यहाँ पे जो 2 वायर बनाने जा रहा हूँ उनमें मैं एक खास बात आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका आइडिया हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों वायर को एक बार हम सीरीज में लगाएंगे और एक बार हम पैरेलल में लगाएंगे, और दोनों केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका पता लगाएंगे। हीट के फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से याद है, और फिर जब हीट निकल जाएगी तो फिर हम उसका रेशो निकाल देंगे। ध्यान से देखिए,
तो फर्स्ट केस हमने ले लिया है जब उन दोनों वायर को जिनका सब कुछ सेम था उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया था। अब जब वायर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस, वो कैसे निकल जाएगा, R प्लस R यानी कि 2R। ये तो निकल गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें इनके अंदर जो हीट जनरेट होगी वो निकालनी है। अब हीट के जो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, उनको देखो जरा। हीट का एक फार्मूला होता है I²RT। अब ना तो हमारे पास टाइम है ना ही हमारे पास करंट है, तो कम से कम टाइम को तो अगर एक बार को छोड़ दें तो करंट तो हमारे पास नहीं है, तो हम इस फार्मूले को तो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा फार्मूला हम बना सकते हैं, अगर I की जगह क्या लिख दिया जाए, V/R और उसका स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये बन जाएगा V²/R² इंटू R इंटू टी। ये फार्मूला हम पहले भी बना चुके हैं, R से R कट गया एक, तो V²/R इंटू टी। ये वाला फार्मूला हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी फर्स्ट केस में, उसे मैं लिख देता हूँ H1, और उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला लगा देता हूँ V²/R' इंटू टी। देखो R में डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो अलग आएगा, और जो सेकंड केस है उसमें रेजिस्टेंस अलग आएगा, उसमें हम R" लगाकर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। V में मैंने 1 2 कुछ नहीं लगाया क्योंकि V दोनों का सेम है। ये देखो ये लिखा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे सीरीज में कनेक्ट करो चाहे पैरेलल में कनेक्ट करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और रही बात टाइम की, दोनों को बराबर समय के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए टाइम में भी T1 T2 T3 कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ तो हीट निकल गई है, बस थोड़ा सा और करना है। V²R' की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, 2R और साथ में T रहेगा, ठीक है। तो H1 निकल चुका है। अब हम इन दोनों वायर को एक दूसरे के साथ किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, क्योंकि एक बार सीरीज में लगाया था एक बार पैरेलल में लगाया था। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर केस सेकंड में उन दोनों वायर को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है उसी पोटेंशियल डिफरेंस से। सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको बार बार दिखाया जा रहा है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, लो देख लो एक बार फिर। ये देखो ये लिखा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उसे हम लिखेंगे R', क्योंकि R' तो सीरीज वाले को लिख दिया था, तो R" किसको लिखेंगे, पैरेलल वाले को। और वो निकलता कैसे, 1/R प्लस 1/R। दोनों R थे ना, इसलिए मैंने 1/R लिख दिया है। अब जब इनको प्लस करेंगे तो R तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/R। और ये तो इसको उल्टा भी तो करना पड़ता है, तो R" आ जाएगा कैपिटल R/2। ये इनका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि इस वाले केस में कितनी हीट डेवलप होगी। इस बार जो हीट निकलेगी उसको हम लिख देंगे H2, और वही फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी अभी लगाया था, V²/R इंटू टी। V तो सेम है दोनों केस में, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें R" लिखना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, V² ऐसे ही रहेगा, R" की जगह आएगा R/2 और इंटू टी चल ही रहा है। अब ये 2 जो है ना ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2V²/R और इंटू में क्या है, T। अब दूसरे केस में जो हीट डेवलप हुई है वो निकल के आ चुकी है। अब जो दूसरे केस में हीट डेवलप हुई है और जो पहले केस में हीट डेवलप हुई है, ये इन दोनों का हमें रेशो देखना है कितना आएगा, ठीक है। तो H1 का और H2 का रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, नाउ H1/H2 सीरीज और पैरेलल में जो हीट डेवलप हुई है उसका रेशो। तो सीरीज में जो हीट डेवलप हुई थी वो कितनी थी, वो ये थी V²/2R इंटू टी, V²/2R इंटू टी। और पैरेलल में जो हीट डेवलप हुई है वो तुम्हारे सामने है, 2V²/R इंटू टी। अब क्या होगा देखो, T से T कैंसिल हो जाएगा, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले R से नीचे वाला R कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बच्चे फ्लो में ना इसे भी काट देंगे, और फिर उनका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा। देखो कहीं भी 1 नहीं दे रखा किसी भी ऑप्शन में।
देखिए इस 2 से ये 2 नहीं कट सकता, वो नीचे वाला है, ये ऊपर है, वो वाला 2 जो है ना नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसा आप बहुत बार देख चुके होंगे। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, और ये 2 इस वाले 2 में आके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया 4। तो इस तरह से H1 का और H2 का जो रेशो निकल कर आया वो आया 1:4। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 1:4, ये तो 4:1 है, कुछ तो इसी पे टिक लगा देंगे जल्दबाजी में। ये सही जवाब है सी वाला, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं। आज हमने जितने भी सवाल कर रहे हैं ना, एक से एक बेहतरीन सवाल है, तो देखते हैं दोबारा से। तो सवाल ये था कि 2 कंडक्टिंग वायर है जिनका सब कुछ सेम है, मटेरियल भी सेम, लंबाई भी सेम, डायमीटर भी सेम। इससे हमें ये पता चला कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हमने दोनों के रेजिस्टेंस को क्या लिख दिया, आर और आर लिख दिया। उसके बाद उन वायर को एक बार सीरीज में लगाया गया, एक बार पैरेलल में लगाया गया, और दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था। बताओ कि कितनी हीट उनके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है नहीं कि कहीं सेम टाइम के लिए लगाया, लेकिन ये भी तो नहीं लिखा कि सेम टाइम के लिए नहीं लगाया, ऐसा भी इन्होंने नहीं लिख रखा, ठीक है। तो इसलिए हम टाइम भी सेम मान के यहाँ पे चलेंगे। अब हीट डेवलप अगर निकालनी है तो हमने केस फर्स्ट ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दिया, टोटल रेजिस्टेंस ये निकल कर आ गया। अब हीट का फॉर्मूला लगाया, V²/R इंटू टी। आर की जगह R डैश लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R डैश है, उसकी वैल्यू पुट कर दी। V में 1/2 नहीं लगाया, ना ही T में 1/2 लगाया। V जो है वो दोनों केस में सेम है, और टाइम को भी सेम लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में केवल इतना लिखा है कि दोनों को एक बार सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल में। ये बताया नहीं कि सेम टाइम के लिए लगाया या डिफरेंट टाइम के लिए लगाया, ठीक है। तो H1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। इसी तरह से दूसरे केस में जब हमने उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ये देखिए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर कितना आ गया, R/2। यहाँ पे हीट का फॉर्मूला वही लगा दिया, V²/R इंटू टी। आर की जगह लिख दिया R डबल डैश, क्योंकि पैरेलल वाले में रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग आएगा। इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दी, R/2, 2 ऊपर चला गया, 2V²/R ये आ गया। अब हमें H2 और जो H1 था पहले, उन दोनों का रेशो निकालना था। ऊपर नीचे रखा दोनों को, जो चीजें कटनी थी वो कट गई, और इजीली रेशो निकल कर आ गया। उम्मीद है कि इस बेहतरीन सवाल को आपकी समझ में आ गया होगा। सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। करते हैं 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 एक आसान सवाल है। मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं। वैसे तो हमें बुक में बस इतना दिया हुआ है, ये मैंने अपने पास से लिख दिया है। हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो सीधा सा जवाब है कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप साइड में डायग्राम भी बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया है। ये एक बल्ब है, और मान लो कि हम इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्ट मीटर लगेगा वो इस तरह से लगेगा, ठीक है। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट का फ्लो होता है, तो इस तरह से करंट का फ्लो दिखा दिया जाएगा। और ये वोल्ट मीटर लग गया, इधर प्लस और इधर माइनस, क्योंकि करंट इधर से इसमें एंटर करेगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है एमीटर की। आपको अच्छे से पता है कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ठीक है। आंसर लिखने के बाद अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से मैंने डायग्राम बना के यहाँ पे एमीटर को तार के बिल्कुल बीच में यहाँ पे लगा दिया है। कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बीच में लगाया जाता है, उसको सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा साइन का, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। एमीटर पे भी एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, जिधर से करंट एंटर करेगा उधर प्लस, और जिधर को करंट निकलेगा उधर माइनस। तो इस तरह से हमने बता दिया कि एमीटर और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बड़े सारे इम्पोर्टेंट सवालों को देखा। इसे तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन इसके ऊपर के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो काफ़ी आपने अच्छा किया कि पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा है। इसी तरीके से ध्यान से देखा करें,
ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। थैंक यू।